तो पुष्पा 2 ने 1500 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ 15 दिनों में ही कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मेरे को कौन सा मैत्री मूवी मेकर्स के करता धरता यानी कि अल्लू अर्जुन के पप्पा जीपे करने वाले 1-2 करोड़, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो ही बना लेता हूँ। अबे साले। तो अब देखो भाई, पुष्पा पार्ट 2 को रिलीज हुए 15 दिन हो चुके हैं और मेरे अंदर का कीड़ा जाग गया है हिडन डिटेल्स निकालने का। तो अब जब मूवी ओटीटी पर आएगी तब तो बात करेंगे ही डिटेल्स के बारे में, लेकिन अभी थोड़ा ऊपर से कर लेते हैं। ओह नहीं, ऊपर से जान लेते हैं। तो भाई जब से मूवी रिलीज हुई है मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि जब पुष्पा का पार्ट 3 यानी कि द रैम्पेज आएगा तब उसमें रॉकी भाई को कास्ट कर लिया जाए तो मजा ही आ जाएगा। इस पूरे मामले को डिस्कस कर दिया है इस वीडियो में, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हो। अभी बड़े पुष्पा की हिडन डिटेल्स की तरफ, तो मूवी की स्टार्टिंग का ही वो पूरा पोर्ट वाला एक्शन सीक्वेंस ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डिटेल अपने मूवी के डायरेक्टर यानी कि सुकुमार गारू के बारे में। मूवी के स्टार्टिंग के क्रेडिट्स में आपने सुकुमार राइटिंग का एक टाइटल कार्ड देखा होगा, उसमें वो फील माई लव लिखा हुआ है ना, वो सुकुमार की पहली मूवी अल्लू अर्जुन के साथ आर्या मूवी का रेफरेंस है। अब चलते हैं जापान के उस पोर्ट पर जिस पर कि अपने पुष्पा भाऊ फाइट कर रहे हैं। देखो यार, मूवी की स्टार्टिंग में ही ये जो जापानी पोर्ट पर अपने देसी पुष्पा भाऊ का फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है, उसको काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये पुष्पा का ड्रीम है, क्योंकि इस 3 घंटे 15 मिनट की मूवी में ये सीन सिर्फ 10 मिनट का ही है और एक थोड़ा कट ऑफ सा लगता है इस पूरी मूवी से। अब सिर्फ इसी रीजन की वजह से अगर तुमको भी लगता है कि ये एक ड्रीम हो सकता है पुष्पा का, तो तुम रॉन्ग हो। तुम्हें सुकुमार की प्लानिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर सपना सपना ही खेलना होता सुकुमार को, तो फिर वो मूवी का पार्ट 3 यानी कि द रैम्पेज को अनाउंस नहीं करते, और जो इतने सारे सीन्स प्रमोशनल कंटेंट के नाम पर यूट्यूब पर है उनको मूवी में क्यों नहीं दिखाया, उसका क्या रीजन है? प्लानिंग फॉर पार्ट 3 द रैम्पेज। जिन सारे डिलीटेड सीन्स की बात हम आगे करेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट के साथ दिखाया गया है मूवी में, उनके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी वो पोर्ट वाले सीन की डिटेलिंग के साथ जान लेते हैं कि वो पूरा सीक्वेंस जस्ट एक ड्रीम क्यों नहीं हो सकता। अब अगर जल्दी में थिएटर में आपने मिस कर दिया है कि उस पोर्ट का नाम क्या था, तो मैं बता देता हूँ। इस पोर्ट का नाम है योकोहामा पोर्ट, जापान। तो इसी योकोहामा पोर्ट पर जो शिपिंग कंटेनर आता है ना, उसका नाम भी नोटिस कर सकते हो, मोनाको। ये एक शिपिंग कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब मैं इस कंपनी को लेकर लेक्चर देना शुरू करूं उससे पहले जान लो एक पार्ट 1 का रेफरेंस। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में जिस एनिमेशन वाले सीन के थ्रू हमें समझाया जा रहा था ना कि शेषाचलम के जंगलों से जो मजदूर लकड़ियां काटते हैं, तो वो लकड़ी शिप से होकर जापान तक कैसे पहुंचती है, तो उसी का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाया जाता है इस सीन में। यहाँ पर उनका मेनली इंटेंशन यही था कि देखो अब पैसे आ गए, हम ऐसे दिखा सकते हैं, एनिमेशन की जरूरत ही नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, इसको सिंपल रेफरेंस डिटेल भी बोल सकते हो या फिर एक कंटिन्यूएशन डिटेल। और एक बड़ा वर्ड यूज करना हो तो मूवी के एस्थेटिक्स को मेंटेन करती है ये डिटेल। एंड पुष्पा भाव का इंट्रो सीन जहाँ पर कि वो पोर्ट का वर्कर बोलता है ना कि पुष्पा, लेकिन क्या नोटिस किया कि उससे पहले वो कंटेनर वहीं पर था। सारे सीन्स हमें दिखाए जा रहे थे, ड्रोन शॉट, वाइल्ड कैमरा एंगल, सभी तरीके से दिखाए जा रहे थे, लेकिन उस कंटेनर पर जो पुष्पा ये वर्ड लिखा हुआ है ना, ये नहीं दिखाया भी तो भी उल्टा, काफी स्मार्टली। लेकिन अभी सुकुमार शाणे है तो मैं भी अंधे में काढ़ा हूँ है। अब कि मैंने नोटिस कर लिया था पहले ही, क्योंकि भले यहाँ पर हमें पुष्पा का जो नाम है वो कंटेनर पर उल्टा दिख रहा हो, लेकिन जो उसका यूनिवर्सल साइन है ना कुल्हाड़ी वाला, वो तो सीधा दिख रहा है ना। नहीं सॉरी, वो साइन भी उल्टा ही दिख रहा है क्योंकि कैमरा ही उल्टा है, कंटेनर सीधा है। एंड जब कैमरा सीधा होता है तो एंट्री, भाई साहब, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इस सीन में जिस डायलॉग को सुनकर तुमने सबसे ज्यादा एंजॉय किया था ना, नहीं वो जापानी में झुकेगा नहीं बोलने वाला वो सीन नहीं, वो सीन जहाँ पर की वो डोरेमोन बोलता है उसके सामने वाले बॉस को। अब देखो मैं तुम्हारा मजा खराब नहीं करना चाहता, लेकिन उस सीन में एक्चुअली पुष्पा डोरेमोन बोलता ही नहीं है, वो बोलता है चोरेमोन। मतलब कि उसका मीनिंग था कि तूने ही मेरे पैसे अपने जेब के अंदर डाले ना। इस डायलॉग से पहले वो चोरेमोन बोलता है। अब पता नहीं होंगे डबिंग स्टूडियोज के कुछ इश्यूज। वैसे डोरेमोन भी बोल देता तो इतनी बड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। थोड़ा डार्क हो जाता जापानी पीपल्स के लिए जब वो जापान में रिलीज होती मूवी। एंड इंडिया में एनिमे फैंस तो है ही वाट लगाने के लिए, ऑफेंड हो जाते हैं भाई वो बात में। मोशी मोशी यामामोतो-सान। Mercy, mercy. माउशी चिकन।
अब यारो पता है इस पूरे सीक्वेंस को सपना क्यों बोला जा रहा है? इसके पीछे भी ये रीजन दिया जा रहा है कि इस पूरे सीक्वेंस में हमें ये नहीं बताया गया कि पुष्पा भाऊ जिंदा कैसे बचे। जो 40-42 दिन वो रहे उस कंटेनर में अकेले बिना खाना पानी के, वो जिंदा कैसे बचे? तो अब यहाँ पर खाना पानी ना दिखाने का सुकुमार का रीजन एक अलग हो सकता है, ताकि वो हमें ये कंफ्यूजन में डाल सके कि हम ये सोचने लगे कि ये सपना ही होगा एंड वो चुपके से प्लान बना ले पार्ट 3 द रैम्पेज में इस सीन को रखने का या फिर कंटिन्यूएशन दिखाने का इस सीन का। अब ये सपना ही होगा, इसका तो सिर्फ यही एक रीजन है, लेकिन इसके कई सारे रीजंस है कि ये पार्ट 3 का सीन हो सकता है। जैसे कि क्या याद है वो वाला सीन ट्रेलर का जिसमें कि अपने पुष्पा भाऊ मस्त ऐसे मसाज के कपड़ों में बैठे होते हैं और हाथ में होता है एक जापानी फटा हुआ नोट। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि वो करेंसी जापानी ही है। एंड वो पोर्ट वाले फाइट सीन में भी जब उनको उल्टा लटका देते हैं और हाथ से वो नोट फटा हुआ नीचे गिरता है, वहाँ पर भी नोटिस किया जा सकता है कि दिस करेंसी इज जापानी। एंड अब जापान में जा रहे हैं तो जापानी करेंसी ही होगी, यहाँ पर दिनार लाने का कोई सेंस तो बनता है नहीं। तो अब अगर ये फटा नोट लेकर डीलिंग करने जाने वाला सीन एग्जिस्ट करता है जापान में, तो ये पूरा पोर्ट वाला फाइट सीन भी एग्जिस्ट करता है। एंड अब पक्का बोल रहा हूँ ये चीज तुमने मिस कर दी होगी। इस पोर्ट वाले फाइट सीक्वेंस के एंड में क्या होता है, हिरोशी का वो बड़ा बॉस आता है जिसको की सेटअप कर रहे हैं सुकुमार यहाँ पर काफी स्मार्टली पार्ट 3 के लिए। वो आता है और पुष्पा भाऊ को गोली मार देता है और पुष्पा भाऊ गिर जाते हैं पानी के अंदर। देन वो सीन शिफ्ट होता है उनके बचपन वाले सीन में। तो ये जो पूरा बचपन का सीन है ना, जिस सीन में की 4 बच्चे मिलकर एक प्रोड्यूसर के लड़के को नाजायज बोल रहे हैं, हाँ तो ये सीन हो सकता है पुष्पा का ड्रीम, हो सकता है क्या यही है। एंड मूवी को कॉन्टेक्स्ट वाइज देखो तो ये सीन एक्चुअल में हुआ होगा, ये रियल है, यानी कि पुष्पा ने बचपन में ये एक्सपीरियंस किया है और जो कि बड़े होकर उसे उसके सपने आ रहे हैं। एंड काफी चतुराई के साथ वो डायलॉग भी डाला गया है ना मूवी में, जहाँ पर कि अपने पुष्पा को एकदम सीरियस होकर बोलते हैं कि जब खौफ सच्चाई का हो तो सपने क्या डराएंगे। वाह 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 वाह। तो इस डायलॉग को यूज किया है सुकुमार ने वो बचपन वाले सीन को जस्टिफाई करने के लिए कि वो बचपन में एक्चुअल में हुआ था, जिसके कि सपने अभी पुष्पा को आ रहे हैं। यू नो सुकुमार राइटिंग। एंड अब तीसरी चीज जो कि इस पूरे सीक्वेंस को पार्ट 3 के साथ जोड़ती है वो ये है कि अगर आपने ट्रेलर को ध्यान से देखा है तो उसमें हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कि अपने पुष्पा भाऊ एक बोट पर है और सेम उसी कॉस्ट्यूम में जिस कॉस्ट्यूम में कि वो लड़ रहे थे यहाँ पर उस पोर्ट पर। तो अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वो हिरोशी के बॉस ने जो गोली मारी थी पुष्पा को और जो पानी में गिर गए थे वहां से बच भी गए थे, लेकिन वो सीन दिखाया नहीं हमें। अगेन यू नो सुकुमार राइटिंग। प्लान तो अच्छा कर रहे हो सुकुमार भाई, लेकिन फिर ट्रेलर में दिखाकर हमको टीज क्यों करते रहते हो? तो अब ये पूरे पोर्ट वाले सीन को लेकर सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हिडन डिटेल्स के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट वाइज भी समझाया है। एंड अब इस चीज को पूरा एक कंक्लूजन देना हो तो सुकुमार ने इसकी स्टोरी को फिर से लिखा है ना, इसीलिए मूवी की स्टोरी को रीराइट करते समय सुकुमार को ऐसा लगा होगा कि नहीं, मुझे मूवी में ऐसी कई सारी ओपन एंडिंग्स भी छोड़नी चाहिए जिससे कि पार्ट 3 को लेकर हाइप बढ़े एंड ऑडियंस को ये भी ना लगे कि पार्ट 3 सिर्फ कैश ग्रैबिंग के लिए ही बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हें ये लगना चाहिए कि ये स्टोरी इंटरकनेक्टेड है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की, जो कि सुकुमार की मेहनत हमें दिखती भी है एंड दिखेगी भी पार्ट 3 द रैम्पेज में। तो अब बात करते हैं एक ऐसे सीन की जिसको कि शूट तो किया था किसी और पर्पस की वजह से, लेकिन वो पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाए सुकुमार। मैं बात कर रहा हूँ वो सीन जहाँ पर कि पीछे एक इंडियन शिप आ रही होती है और पुष्पा भाऊ सलाम करते हैं, सॉरी सलामी देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, ये समय रहना देखना बंद करना पड़ेगा। तो इस पूरे पेट्रियोटिज्म वाले सीन को दिखाने के पीछे का उनका पर्पस तो ये था कि मूवी पहले रिलीज होने वाली थी 15 अगस्त को, लेकिन फिर किसी कारणों की वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन फिर भी ये सीन वेस्ट नहीं गया एंड कोई भी देशभक्ति वाला सीन वेस्ट कैसे जा सकता है। एंड अभी बात करते हैं वो एक डिटेल तो नहीं है लेकिन एक डबिंग मिस्टेक है। एक सीन है जहाँ पर कि वो जापानी विलन बोलता है, वो मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया क्योंकि आई डोंट नो जापानी, सीख लूंगा अगर वो पुष्पा भाऊ की 30 दिन में जापानी सीखने वाली किताब मिल जाए। अब लेकिन वो विलन जब बोल रहा था ना जापानी में, तब वहाँ पर सबटाइटल में ये लिखा हुआ था कि 42 दिनों तक ये जिंदा कैसे रहा। ठीक है, लेकिन एक डायलॉग आता है फाइट सीक्वेंस के बीच में जहाँ पर कि अपने पुष्पा वो एकदम स्टाइल में बोलते हैं कि 40 दिन और नीचे कोई सबटाइटल भी नहीं है, यानी कि एक्चुअल मूवी में तो 42 दिन ही है। ये एक डबिंग मिस्टेक है या फिर कुछ और भी हो सकता है या फिर मुझसे मिस्टेक हो सकती है, तो कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। हाँ जी, तो वो खाना पीना ना मिलने वाली बात को अगर तुमने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है तो तुम ये बोल सकते हो कि एक सीन आता है ना मूवी में जहाँ पर कि वो फाइट करते करते पानी पी रहे हैं एक बड़ी सी बोतल में से, वो कंटेनर में से ही होगी। तो नहीं, यहाँ पर सुकुमार का कोई इरादा ही नहीं है कि वो हमें खाने पीने जैसी कोई चीजें बताए जिससे कि हमें ये क्लियर हो पाए कि ये सपना है या फिर सच। और रही वो बड़ी सी बोतल की बात जिसमें से कि अपने पुष्पा भाऊ पानी पी रहे हैं गट गट,
तब उस बड़ी बोतल को एक पोर्ट वर्कर से छीना है पुष्पा ने। वो सीन इस तरीके से दिखाया गया है कि पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि कट शॉट है और वहाँ पर एकदम से उनके हाथ में एक बड़ी सी बोतल आ गई। लेकिन ध्यान से देखोगे ना तो छीना झपटी करके लिए वो। तो अब कौन हुआ? डोरेमोन। ओके सॉरी, अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो एक प्रॉपर डिटेल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, इसलिए बताने का मन कर रहा है। तो ये बात कुछ ऐसी है कि जो वो पोर्ट में हमें विलन देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, इसको एक तरीके से देखने जाए तो ये जापानी मंगलम श्रीनु है। कैसे? ओके, करता हूँ एक्सप्लेन। क्योंकि पुष्पा बोलता है ना कि डोरेमोन तूने ही मेरे पैसे अपनी जेब के अंदर डाले ना, जो कि कुछ इसी टाइप का है। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता मैं कि 1 रुपया हो या फिर 1 करोड़ पुष्पा का उसूल करने का वसूल, एग्जैक्ट बोल दिया है। हाँ, तो ये 2 डायलॉग्स की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि ये मंगलम श्रीनु की तरह ही घफला कर रहा है पुष्पा के साथ। एंड अगर पुष्पा को उसके हक का पैसा नहीं मिलता तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। एंड ये देखो, सडनली हमें एक और रीजन मिल गया उस पूरे पोर्ट वाले फाइट सीक्वेंस को रियल बताने का, कि वो सपना नहीं है भाई। एंड अब ये चीज तो हमने ट्रेलर में ही नोटिस कर ली थी कि यहाँ पर पुष्पा ने जो कॉस्ट्यूम पहना है उस पूरे पोर्ट वाले सीन में, वो वही सेम कॉस्ट्यूम है जो कि जब वो मजदूर था तब पहनता था, यानी कि पार्ट 1 में। लेकिन अब एक और रेफरेंस है पार्ट 1 का, जहाँ पर कि भंवर सिंह शेखावत भेस बदलकर उन सारे मजदूरों के बीच में साथ में शेषाचलम के जंगलों में जाता है ना, एंड वहाँ पर वो लकड़ियां काटने से पहले पूजा करते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे कि पार्ट 1 में पुष्पा जब मजदूर था और जब पहली बार लाल चंदन की लकड़ियां काटने गया था, फिर वहाँ जिस तरीके से पूजा हुई थी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये लाल चंदन के सिंडिकेट का रिवाज होगा या फिर है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि उनका ये रिवाज है कि अगर कोई भी सिंडिकेट का मेंबर मरता है तो उसकी अर्थी को लाल चंदन की लकड़ियों से सजाया जाएगा। एंड जो हमने देख भी लिया यहाँ पर पुष्पा के पार्ट 2 में, जहाँ पर कि वो सिंडिकेट के मेंबर को भंवर सिंह शेखावत मार देता है एंड उसकी अर्थी की लकड़ियां लाल चंदन की है। तो ये रिवाजों के रूप में डिटेल दिखाना, दिस इज गुड। एक्चुअली अर्थी को लाल चंदन की लकड़ियों से सजाने वाला तो वेरी गुड। एंड अब बात करें अपने पुष्पा भाव के उस फुल प्रूफ प्लान के बारे में, जिससे कि शेखावत से उन सारी ही लाल चंदन की लकड़ियों को बचाकर श्रीलंका पहुंचवा दिया। उसमें आपको थोड़ा इलॉजिकल फील हो रहा होगा, जो कि है भी, लेकिन एक सिचुएशन को काफी स्मार्टली हैंडल किया गया है। वो सीन जहाँ पर की पुलिस पीछा कर रही होती है और आगे माल से भरे ट्रक जा रहे होते हैं। अब वो माल तो नकली ही था, लेकिन फिर भी उस नकली माल को बचाने के लिए और उस पुलिस फोर्स की गाड़ियों को रोकने के लिए यहाँ पर अपने पुष्पा बहु एक पूरा डैम ही खुलवा देते हैं। वैसे इस सीन को देखकर ऐसा नहीं लगा कि ये पार्ट 1 का एक रिकॉल सीन था, लाइक मुझे ऐसा लगा, लेकिन अब वहाँ पर उस डैम को भी आधा ही खुलवाया, यानी कि 3 स्पिलवे को ही खुलवाया उन्होंने। और अगर सारे के सारे स्पिलवे को ही खुलवा देते तो पानी की रफ्तार इतनी तेज होती कि ट्रक्स को भी अपने साथ ले जाती। सो ये काफी अच्छा प्लान था। एंड अब अगर तुमको ये लगता है कि ये वीडियो भी अच्छा था तो लाइक मार दो इस वीडियो को, क्योंकि अभी वीडियो यहीं पर एंड होने वाली है। हाँ, ऐसी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिनको कि मैंने मिस कर दिया है पुष्पा पार्ट 2 में। हाँ, लेकिन जब मूवी OTT पर आएगी तो उन सारी डिटेल्स को कवर कर लेंगे। एंड ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, सो यू जस्ट चिल एंड वेट। पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं इस वीडियो का, एंड पार्ट 3 भी बनाएंगे सुकुमार, जिसमें कि प्लीज मेन विलन के रोल में यश को ले लेना प्लीज यार। अब सेटअप कर ही दिया है इतना बड़ा विलन, कोयले की खदान का मालिक, जिसने कि एक सेंट्रल मिनिस्टर को हायर कर रखा है, तो अब इतने लार्जर देन लाइफ विलन के लिए यश से अच्छा कोई हो सकता है क्या? अब छोड़ो, मेरे रोने से कुछ होने वाला है नहीं। अगर उनके प्लान्स होंगे तो कर लेंगे कास्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।